नमस्कार सभी को। मेरा नाम कनक लावड़िया है और विंग्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों की तरफ से जो रिस्पांस हमें मिल रहा है की बैच के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए बिना किसी देरी के साथ में हमारा जो बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि रेफर्स आर दोज रूल विच आर अडॉप्टेड बाय द मैनेजर टू अकम्प्लिश द गोल। कि हमने क्या करके रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम चला रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ ना कुछ एक प्री डिटरमाइन प्री डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव को सोच के रखा है कि हमें कैसे ना कैसे, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है तो उसके लिए हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सोच के रखे, कुछ ऐसे गोल सोच के रखे कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे देखना है। तो हमने बहुत सारे गोल्स वगैरह बना के रखे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला आगे, जनरल गाइडलाइन फॉर द मैनेजर, मैनेजर्स के लिए कुछ गाइडलाइन बना के रखी हुई है ताकि जो भी बेस्ट डिसीजन रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अडॉप्ट कर पाए। अब यहाँ पर फंडा ये बैठता है कि जैसे आप पहला वाला जो चैप्टर पढ़ के आए, पहले वाला चैप्टर हम लोग पढ़ के आया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने देख लिया कि भाई मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अब क्या है कि जब ये पूरी चीज हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जब पूरा बन गया है तो उसको चलाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। और उन्हीं रूल्स को हमने यहाँ पर क्या बोला है कि उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हमने यहाँ पर कुछ पॉलिसीज को डिसाइड करके रखा है। पॉलिसी प्लस फंडामेंटल फंडामेंटल ट्रूथ। अब हमसे पहले भी बहुत सारे लोग बाग बिजनेस करने बैठे होंगे, बहुत सारा उन लोगों ने मैनेजमेंट किया होगा, तो उनके कुछ ना कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए हुए होंगे, कुछ ना कुछ उनके सिद्धांत बनाए थे कि भैया वो काम जो था अगर उसको इस प्रकार से किया जाता तो बहुत ही बेहतर तरीके से निकल के आता है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं ना तो हम किसी हवा में उस काम को नहीं करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रकार की एक प्रोसेस चाहिए रहती है। तो वैसे ही अगर आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर एकदम ठोस रहेंगे, एकदम क्या बोलेंगे हम लोग, मजबूत रहेंगे, तो वो मजबूत प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे जो एक सिंपली एक डिस्कशन मैं आपके साथ में करता हूँ कि अगर स्कूल हो गया तो हर एक स्कूल के अंदर क्या होता है कि यूनिफॉर्म कोड रहता है। अब वो यूनिफॉर्म कोड क्या करता है कि उस स्कूल को अलग से डिस्क्राइब करके रखता है कि हाँ ये स्कूल स्कूल की पहचान हो जाती है यूनिफॉर्म। अब जैसे हम लोग टीम इंडिया को देखते हैं तो टीम इंडिया की भी खुद की एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म से हमको मालूम पड़ता है कि ये पर्टिकुलर भारत की टीम है या फिर किसी ऑस्ट्रेलिया की टीम है या फिर किसी इंग्लैंड की टीम है। तो कहीं ना कहीं उनके एक प्रिंसिपल उन लोगों ने भी बना के रखा है ड्रेस कोड वाला। तो ऐसे ही अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होना अनिवार्य है, जो कि कुल मिला के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं किसी भी एक संस्था के। अब यहाँ पर जो इसका पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है उसका नाम है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ क्रिकेट वाली टीम में लग रहे हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लग रहे हैं, वो हर एक जगह आपको एप्लीकेबल नजर होते हुए नजर आएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हॉस्पिटल्स हो गए या फिर आपका पुलिस स्टेशन हो गया या फिर अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो वहां पर हर जगह आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड वाला है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों बोला गया, क्योंकि आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो थोड़े से मोल्ड भी हो जाने चाहिए, मतलब एकदम एकदम कठोर भी हमें नहीं बना के रखना। अगर कठोर रूल्स रेगुलेशन बना लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। तीसरा वाला निकल के आ रहा है इन दी फॉर्म्स ऑफ जनरल गाइडलाइन। अब कुल मिला के जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, एक जनरल गाइडलाइन है कि उस काम को कैसे करना है, क्योंकि हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। अगर उस व्यवस्थित तरीके से वो काम किया जाएगा तो क्या रहेगा इसके अंदर कि वो काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई विद्यार्थी इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में हम दो विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट निकल के आएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक आपने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने एक्सप्लेनेशन में दिखा दिया आपको। ये चैप्टर है 6 नंबर का हमारे सामने बेस्ड है ना, ठीक है। तो 6 नंबर के अंदर हो सकता है भैया एक जो क्वेश्चन आपको 4 नंबर का भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है 2-2 नंबर के भी देखने को मिल जाए। अगर इसके ऑब्जेक्टिव कहीं से बनते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये बन जाता है सबसे पहले कि फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला गया है। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है हेनरी फ्यूल को। और अगर ऐसा बोला जाता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला गया, तो वो बता सकते हैं आप एफ डब्ल्यू टेलर को बोला गया। अब इस चैप्टर के अंदर ये जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं हमारे, हिंदी में हम इनको विद्वान कहते हैं, तो दोनों विद्वान हैं। एक है हमारे पास है हेनरी फ्यूल और दूसरे हमारे पास है एफ डब्ल्यू टेलर। जो हेनरी फ्यूल है इन्होंने अपने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए ये देखिए,
जो इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं वो किसके ऊपर दिए इन्होंने, जो ऑफिस के अंदर किस प्रकार से हम अपने काम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे काम होना चाहिए, तो उस बेसिस पे हेनरी फ्यूल साहब ने बताया अपने कुछ प्रिंसिपल्स। वहीं जब हम एफ डब्ल्यू टेलर की बात करते हैं तो एफ डब्ल्यू टेलर के कुछ क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स बताए इन्होंने, कुछ टेक्निक्स बताई है, टेक्निक्स के साथ साथ में कुछ मैथड बताई है, ठीक है। तो उन मेथड के बेसिस पे इन्होंने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देके रखी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं हेनरी फ्यूल के बारे में। तो हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है, ठीक है। तो इनके 14 प्रिंसिपल में से जो सबसे पहला वाला प्रिंसिपल बनता है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप उस काम को अलग अलग चीजों के अंदर बांट दीजिए। जैसे ही आप उस काम को बांटते हैं तो क्या होगा, जब भी आप किसी काम को बांट रहे हैं तो सबसे पहली चीज, इसको थोड़ा रफ कर देते फिर आगे आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है, जब भी आप किसी काम को बांटते हैं तो उसको बांटा जाता है उसके स्पेशलाइजेशन के आधार पर, कि उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी विशिष्टताएं गुण हैं जिसके बेसिस पे हम उसको उस जॉब को असाइन कर सकते हैं। तो एक पॉइंट और क्या बन जाएगा इसका, असाइनिंग ऑफ असाइनमेंट, इसको भी थोड़ा रफ कर देते हैं आगे की तरफ, असाइनिंग ऑफ जॉब, ताकि उनको कौन कौन सी हम लोग जॉब दे सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के अंदर कोई वैसे गुण है कि उस जॉब के लिए वो डिलीवर व्यक्ति बैठता है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली काम दे देंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी को ऑफिस वर्क बहुत अच्छी तरीके से आता है तो हम उस व्यक्ति को ऑफिस वर्क दे देंगे। अगर वो लेबर कॉस्ट वाला व्यक्ति है तो हम उसको लेबर वाली या फिर फैक्ट्री के अंदर एंगेज कर सकते हैं। सेकेंड वाला हमारे पास बनता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताता है सिंपली कि आपके अधिकार और आपके दायित्व क्या है। जब भी किसी भी मैनेजर को इनरोल करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसका मोटिव ये बन जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल काम करे, कुछ ना कुछ ऐसा काम करे कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है या फिर जो भी हमारे गोल है वो अचीव हो जाए। तो उस गोल को अचीव करवाने के लिए हमें उसे किसी ना किसी प्रकार के काम सौंपने पड़ेंगे, और उस काम के लिए हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर भी नहीं कहेंगे इसको, हम बोलेंगे डेलीगेशन, कि भाई उसको काम ठीक प्रकार से सौंपा जाए। साथ साथ में उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाए कि भैया उसे कौन कौन से काम करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या नहीं करना, वो भी उसको ध्यान में रहना चाहिए। तीसरा हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या बोलता है कि जो भी काम आपको सौंपा जा रहा है वो एक रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए, ताकि उस काम को आप ठीक ढंग से इफिशिएंटली या इफेक्टिव तरीके से पर्टिकुलर उस गोल को अचीव कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी काम को करते हैं और रेगुलर बेसिस पर अगर उस काम को करा जाता है तो उसके अंदर उसकी वर्क इफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति पहले दिन रोटियां बनाना सीखा या चपाती बनाना सीख रहा है तो पहले दिन उसे काम में इतनी फिनिशिंग नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो काम को करते जा रहा है तो उसके काम में कुछ ना कुछ एक डिसिप्लिन मैनर आ जाएगा। हो सकता है वो जो शेप है रोटियों का वो परफेक्ट बना के दे दे हमें। तो डिसिप्लिन क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे करिए, ताकि वो काम बहुत ही बेहतर तरीके से आपके हाथ में आ जाए। दूसरा पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि जो भी यहाँ पर आपके सबऑर्डिनेट रहेंगे, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, वो जो भी ऑर्डर रिसीव करेंगे वो किसी एक बॉस से अपना ऑर्डर रिसीव करेंगे। अब इसमें क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति हुआ तो अगर वो पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का ऑर्डर रिसीव कर रहा तो अगर किसी एक व्यक्ति से रिसीव करेगा ऑर्डर तो वो जो काम है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा और वो काम जो है स्मूथली अच्छी तरीके से हो जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट है हमारे पास में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि जो भी हमारे यहाँ पर काम दिए जा रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर द वर्क वी हैव डन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी अ कॉमन पर्पस या फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर अब इसमें क्या है कि पहले वाला जो पॉइंट ये बता रहे हैं यहाँ पर वन बॉस ऑर्डर की बात करते हैं, तो दूसरा वाला डायरेक्शन वाला पॉइंट है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करी जा रही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल है तो वो किस प्रकार से अचीव हो जाए। अगला पॉइंट है हमारे पास सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, हो सकता है भैया जितने भी लोग बाग वहां पे जाके काम कर रहे हैं उन सभी का जो पर्पस है, जनरल पर्पस है, हो सकता है वो अलग हो जाए, लेकिन सॉरी इंडिविजुअली जो पर्पस है वो सबका अलग हो सकता है, लेकिन जनरल पर्पस तो सबका एक ही है। जो भी पॉलिसीज या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सभी के लिए एक जैसे ही उनको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन इंडिविजुअली जो हो गया उनका गोल वो तो अलग हो सकता है ना। उदाहरण के तौर पे अगर किसी को अच्छी सैलरी चाहिए तो वो ज़्यादा वर्क करेगा। इसको हम देख सकते हैं, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में जितने भी बच्चे जाते हैं तो सभी का जो पर्पस रहता है जाने के पीछे वो कॉमन रहता है कि पढ़ने जाना है, लेकिन एक जो इंडिविजुअली पर्पस हो गया वो तो सबका अलग होता है, सारे बच्चों का अलग होता है। कोई अगर मेरा दोस्त जा रहा है तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, या फिर वो कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया स्कूल के अंदर, या फिर है ना, रहते हैं अपने अपने कुछ ना कुछ। तो वैसे यहाँ पर क्या है कि सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी जनरल इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएगा।
अगर कोई वर्कर है तो उसके लिए वो चीज़ अलग हो जाएगी, वहीं अगर कोई मैनेजर हो गया तो उसके लिए अलग चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेमुलेशन। अगर यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो प्रिंसिपल बैठता है वो रेमुलेशन। रेमुलेशन ये बोलता है कि जो भी हमारे द्वारा काम करे जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हमने वहां पर मेहनत बहुत अच्छी करी है तो मैनेजर्स को हमको बोनस के रूप में उस चीज को प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है। अगला वाला प्रिंसिपल है हमारे पास स्केलर चेन। स्केलर चेन बुक के अंदर कुछ इस प्रकार से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं हमारे पास अलग अलग, उदाहरण के तौर पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब यहाँ पर स्केलर चेन ये बोलता है कि जो भी हमारा डिपार्टमेंट है उन सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हमारे पास पर्याप्त बैठना चाहिए। ए डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन बी के साथ में, बी का सी के साथ में, सी का डी के साथ में, इस प्रकार से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको नजर आता है। तो नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल बचते हैं, देखो टोटल हमारे पास 14 प्रिंसिपल थे। 14 प्रिंसिपल में से अभी हमने 8 प्रिंसिपल देख लिए हैं, 2 प्रिंसिपल और देख लीजिए। अगर इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से अगर इसके अंदर 5 एक पॉइंट भी एक्सप्लेन करते तो आपको एग्जामिनर जो है वो अच्छे मार्क्स ओमिट कर दे देगा, ओमिट तो नहीं करेगा, अच्छे मार्क्स दे देगा, सॉरी। तो देखिए अगला पॉइंट हमारे पास बनता है ऑर्डर। जो प्रिंसिपल बोलता है ऑर्डर, ऑर्डर ये बोलता है कि जो भी टूल्स आपने जहां से उठाए हैं उन टूल्स को उन्हीं की जगह पे रखा जाए, ताकि जब भी कोई नया वर्कर्स वहां पर आता है तो वो वर्कर क्या करेगा कि उन टूल्स को इजीली वहां से उठा सकता है। अब ये चीजें हमारे घर में भी कई बार होती है, जैसे हमारी मम्मी बोलती है हमें कि अगर कोई भी चीज अगर तुम कहीं से उठा रहे हो तो वो जहां से आपने उठाई है वहीं रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो इंसान, अगर कोई दूसरा इंसान उसको लेने जा रहा है तो उसको वो अवेबिलिटी मिल जाए उस चीज की। नेक्स्ट यहाँ पर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये बोलता है कि अगर किसी मैनेजर्स को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है या कोई भी अथॉरिटी दे के रखी है तो वो उस काम को इनिशिएटिव के साथ में करें, मतलब आगे आके उस काम को करना चाहिए। अगर उसको उस काम के लिए इंकरेजमेंट मिलेगी तो हो सकता है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूटफुल हो जाएगा और जो भी हमारे गोल्स हैं वो हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारे पास एक स्कॉलर आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं मैनेजमेंट के, जिनको हमने बोला है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वो है हमारे पास में FW टेलर। अब इनकी जितनी भी बातें बोली गई है वो पूरी की पूरी साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बोली गई है। मतलब कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं ना तो किसी कोई हवा नहीं वो काम, ठीक है। मतलब कि उसके ऊपर एक प्रॉपर क्या होनी चाहिए आपके पास में, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। क्या होता है कि अब जैसे हमने किसी के ओपिनियन के बेसिस पे कोई काम कर दिया या किसी के एडवाइस के बेसिस पे हमने वो काम कर दिया, तो FW टेलर बोलते हैं कि भैया एडवाइस बेस्ड यहाँ पे काम नहीं करना है। अगर आप फैक्ट्री आउटलेट में बैठे हैं तो आपको हर एक काम को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ में करना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी उसके अंदर चीजें लग रही है। तो FW टेलर के द्वारा भी यहाँ पर कुछ 4 हमें इंपॉर्टेंट कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं उन टेक्निक्स को भी। तो नेक्स्ट आपके पास इसके कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं टेलर्स आपके। तो पहला वाला यहाँ पर क्या प्रिंसिपल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना एक थॉटफुल एक्टिविटी की, यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं आपके हमेशा किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन या फिर नॉलेज बेस्ड काम हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप किसी का ओपिनियन लेके काम करते हैं या फिर किसी की एडवाइस लेके काम करते हैं तो वो काम हो सकता है कि बेनिफिशियल नहीं रहे आपके लिए। तो अगर आप कोई भी काम करें तो उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब जाकर वो काम जो है एकदम फ्रूटफुल हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो पहला वाला प्रिंसिपल हमारे पास बैठता है वो है रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब हमारे लिए ये बोलता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो हमेशा साइंटिफिक अप्रोच के साथ में काम करें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग अपनी एडवाइस देते हैं, ओपिनियन देते हैं। एक मतलब जो पुरानी चीजें जो चलती हुई आ रही है, पुराने कामों जैसे चलते जा रहे थे वैसे ही काम अभी भी होते जा रहे हैं, तो उन कामों को पूरी तरीके से छोड़ें और कोई नए मेथड्स या फिर नई टेक्निक्स अडॉप्ट करी जाए ताकि वो काम और अच्छे से हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब ये है कि जो भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया और जो नीचे वाले आपके वर्कर्स हो गए, तो उन लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा समन्वय स्थापित होना चाहिए, कॉपरेशन अच्छा स्टैब्लिशमेंट हो जाना चाहिए। अगर उन लोगों के बीच में एक प्रेम या फिर मधुर संबंध स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा तो किसी प्रकार का यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आएगा। क्या होता है कई बार जो वर्कर्स होते हैं उनको उनकी बहुत सारी क्वारीज रहती है या फिर उनकी बहुत सारी शिकायत रहती है कि भाई टॉप लेवल वाले हमारा शोषण कर रहे हैं या फिर हमें ठीक से कोई इक्विपमेंट प्रदान नहीं कर पा रहे हैं।
तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ये बोलता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, कि हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, कि अगर उन सभी लोगों के बीच में प्रेम संबंध, अगर मधुर संबंध बना रहेगा तो इतने ज्यादा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होंगे और सभी लोग आपस में ठीक प्रकार से रहेंगे। तीसरा वाला बोला है मैक्सिमम आउटपुट इन द प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन आउटपुट, कि अगर वहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हैं और अगर ज्यादा रिसोर्सेज होने के साथ साथ में वहां पे वर्कर्स भी अगर ज्यादा काम करे तो उस ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर क्या है कि वर्कर अगर फ्री बैठा हुआ है तो हो सकता है भाई वो किसी ना किसी मतलब बुराइयों को जन्म दे सकता है, मतलब अगर खाली वर्कर बैठा हुआ, बोलते हैं ना वो खाली दिमाग शैतान का घर, वैसी वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ये बोलता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, कि अगर वहां पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाह रहे हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपके पास में क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, और उन रिसोर्सेज के आधार पर ही क्या रहेगा कि आपका वर्कर काम करेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लास्ट हमारे पास यहाँ पे बचा है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल ये बोलता है कि यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारे वर्कर्स हो गए उन सभी का कॉपरेशन हमें चाहिए, साथ में क्या बोलेंगे आप इसको हिंदी में, सहयोग कहेंगे। तो उन सभी का हमारे पास में क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। अब यहाँ पर बोला नॉट इंडिविजुअली, कि भैया कोई एक व्यक्ति अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा तो वो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या बोलने का मतलब आ रहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप से लेके तो आपके लोअर तक सारे लोग को साथ में मिलकर काम करेंगे, अगर वो साथ में मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि भैया वो ऑर्गेनाइजेशन और भी जल्दी आगे बढ़े। तो आप में से अगर कोई विद्यार्थी चाहता है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम लोग इसके अभी मेथड्स देखने वाले हैं। हाँ, तो अभी तक आपने क्या बड़ी टेक्निक्स वगैरह देख ली, अब इसके अंदर कुछ मेथड्स के बारे में एफडब्ल्यू टेलर ने हमें बताया है। तो इसमें जो सबसे पहली वाली जो हमारे पास स्टडी आती है तो उसका नाम है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी ये बोलता है कि जितने भी अपने रॉ मटेरियल वगैरह फैक्ट्री आउटलेट के अंदर लेके आए तो उनको सही प्रकार से सही प्रोडक्ट को डिलीवर करना अर्थात बनाना। ताकि यहाँ पर क्या बोलती है इन्वेस्टिगेशन मेथड, मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जितने भी हमारे टूल्स वगैरह निकल के आ रहे हैं तो वो क्या कहने का मतलब आ रहा है कि जब भी आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए तो बेस्ट से बेस्ट आप मेथड वहां पे यूज करिए। अगला हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्या बोलता है कि आपको फैक्ट्री के अंदर ये देखना है कि मशीन आपकी किस प्रकार से ऑपरेट हो रही है, कैसे काम कर रही है, और साथ साथ में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर कोई लेबर वहां पर फ्री बैठा हुआ है तो वहां पर भी वो क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क इफिशिएंसी जो हमको बढ़ाने चाहिए थी वो कम करते जा रहा है। तो मोशन स्टडी वहां पर ये काम करती है कि आपकी मशीन्स का मूवमेंट ध्यान में रख रही है, और साथ में जो भी इंसान जो एक ऐसा अननेसेसरी जो भी काम करता रहा वो अननेसेसरी काम वहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से हम देख पाए। अगला है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी हमें क्या बताता है कि जो भी आपके काम हो रहे हैं वो एक तो डिवाइड कर लेना चाहिए आपको कोई भी एक सीरीज के अंदर, और आपको पर्टिकुलर ये देखते जाना है कि अगर आपने कोई स्टॉप वॉच खोल के रखी तो स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंगली आप हर घंटे कितना प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखते हैं जो आइसर मोटर्स हो गया, तो आइसर मोटर्स के वहां पर क्या है, उनकी स्टॉप वॉच चलती जाती है और उस स्टॉप वॉच के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि वो जो एक अपना ट्रक है वो कितनी देर में बना लेती है। तो ऐसे ही ये जो स्टडी है टाइम स्टडी जो है ये अलग अलग मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है आपके पास में फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या बोलती है कि जब भी अगर कोई लेबर एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि भैया जहां पर वो अपने आप को थोड़ा ऐसा फील कर रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन आ गया है, तो उस कंडीशन में आपको उस वर्कर को थोड़े समय के लिए कुछ ना कुछ आराम देना पड़ेगा। अगर वो कोई सा प्रभावशाली काम कर रहा है जैसे कोई फिजिकल काम कर रहा है तो उसको कम से कम 2 घंटे का रेस्ट वहां पर चाहिए। या फिर अगर कोई सपोज करिए सर्विस सेक्टर से रिगार्डिंग कोई इंसान है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसको कम से कम 1 घंटे का वहां पर रेस्ट देना पड़ेगा ताकि उसकी जो बॉडी है वापस से चार्जअप होकर उस काम को ठीक ढंग से कर पाए। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है यहाँ पर फॉर्मेनशिप, फंक्शनल ऑफ फॉर्मेनशिप। अब यहाँ पर क्या फैक्ट्री के अंदर आप जितनी भी चीजों को क्लासीफाई करते तो उनके स्पेशलाइजेशन के आधार पर क्लासीफाई करते। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 टाइप का डिपार्टमेंट बन जाते हैं। पहला वाला जो डिपार्टमेंट है वो बन जाता है हमारे पास में प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा वाला जो डिपार्टमेंट हमारे पास बन जाता है एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जब भी आप प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारी बुक के अकॉर्डिंगली है। तो पहला यहाँ पर है रूट क्लर्क, दूसरा यहाँ पर हमारे पास है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और तीसरा हमारे यहाँ पर मिल जाएगा डिसिप्लिनरी। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको 3 लोग देखने को मिल जाएगा। अब इनका काम सिर्फ केवल इतना है कि ये लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम करेंगे। हमारे पास 2 टाइप से बन जाता है जैसे भी आपने देखा। तो प्लानिंग वाले का काम सिर्फ इतना ही रहेगा कि वो हर एक काम को सिर्फ इंस्ट्रक्शन के रूप में देखा जाएगा। वहीं जो एग्जीक्यूटिंग करेगा वो क्या करेगा, जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं प्लानिंग वालों की तरफ से वो सारी चीज को फॉलोअप करेगा। यहाँ पे जो पहला वाला था गैंग बॉस का काम बस इतना रहता था कि वो
जो भी उसके संसाधन, उन संसाधनों को अरेंज करेगा ताकि वो प्रोडक्ट अच्छे से बन जाए। मतलब कुल मिला के जुगाड़ वाला काम करेगा ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिल जाए। रिपेयरिंग बॉक्स का काम ये है कि भैया अगर कोई मशीन अगर खराब चल रही है तो उस मशीन के ऊपर ध्यान दें, या फिर कोई प्रोडक्शन अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उसके ऊपर निगरानी रखें। तीसरा यहाँ पर आ जाता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम हो जाता है कि भैया जो भी काम हो रहा है उस काम को हमेशा एक गति के साथ में करता जाए ताकि वो काम जो है एकदम जितनी जल्दी हो सके उस तेजी के साथ में खत्म हो जाए। इंस्पेक्टर का काम यहाँ पे हो जाता है कि अगर किसी प्रकार का कोई माल है जो कि ठीक से नहीं बन पाया है तो उस माल को ठीक प्रकार से बनवाए, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज लेने जाते हैं बाजार के अंदर तो एक उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल मेंटेन होता है ना। आप जैसे देखते हैं, जैसे सपोज करिए जो मेरे पास अभी ये ईयरबड्स रखी है, तो अगर ये जो ईयरबड्स है अगर ये मेरे पास से कभी मिसप्लेस हो जाती है तो अगर मैं बाजार से जाकर अगर इसी प्रकार कोई दूसरा ब्रांड लेके आता हूँ तो वो भी क्या रहेगा, मेरे लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेगा कि वो चीजें जो रहेगी मेरे लिए, दूसरी ईयरबड अगर लेके आता हूँ तो वो भी उसी प्रकार से मिलेगी। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर का काम है कि भैया वो हर एक चीज का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे। तो विद्यार्थियों, ये था अभी तक का जो चैप्टर नंबर 2 था आपका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने एक्सप्लेन करके रखा आपके सामने। इसी के अंदर इसी चैप्टर के अंदर से आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बैठ सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।